अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सासू माँ का अनोखा जवाब। रेनू चिल्लाते हुए अपनी सास से कहती है, बुढ़ापे में महंगी बनारसी साड़ी पहनकर होठों पर लाली लगाए घूमने जा रही हो। शर्म नहीं आती बुढ़िया? इस उम्र में तो सूती साड़ी पहनकर घूमना चाहिए। अपनी उम्र के औरतों को देखा है कभी? सभी के सभी सूती साड़ियाँ पहनती हैं। इतना बन ठन कर चलना शोभा देता है क्या आपको? अपनी बहू की बातों को सुनते हुए शोभा जी कहती हैं, तुम्हें क्यों चिढ़न हो रही है बहू? ये बनारसी साड़ी मुझे तेरे बाप ने तो नहीं दिया है और न ही तुम्हारे पति ने दिया है जो तुम मुझसे हिसाब ले रही हो और 100 बातें सुना रही हो। और रही बात बुढ़ापे में बनारसी साड़ी पहनने की, तो क्या तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी और फिर उस समय तुम्हें जो इच्छा करेगा वो तुम नहीं पहनोगी? अभी जब तुम 2 बच्चों की माँ होने पर भी 16 साल की लड़कियों की तरह शॉर्ट्स पहनकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने और पार्टी करने जाती हो, तो मैं तो तुम्हें नहीं टोकती, ताने नहीं मारती। फिर मेरे बनारसी साड़ी पहनने से तुम्हें क्यों तकलीफ है? और एक बात ध्यान से सुन लो बहू रानी, मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। हॉल में बैठी हुई शोभा जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, अगले महीने तुम्हारी बहन की बेटी की शादी है। हमने उनकी बड़ी बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं दिखाई थी। पूरे परिवार को कपड़े दिए थे। उनके ससुराल के सारे लोग देखकर दंग रह गए थे कि मीरा के मायके वाले कितने बड़े आदमी हैं जो इतना अच्छा सामान लेकर आए हैं। आप भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तुम सही कह रही हो शोभा, हमने अपनी बहन की बड़ी बेटी की शादी में तो दिल खोल कर खर्च कर लिया, लेकिन अब इतना कहकर जयप्रकाश जी के चेहरे से सारी खुशियां गायब हो गईं। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी ने जगह ले ली। उनके चेहरे की उदासी को देखकर शोभा जी भी उदास हो जाती हैं। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं शोभा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। भले ही हम नौकरी नहीं करते हो, लेकिन पेंशन तो आती है ना। लेकिन जब से घर में बेटी की शादी हुई है, बहू आई है, तब से हमें अपनी ही पैसे बेटे और बहू से पूछ कर खर्च करने पड़ते हैं। हाँ जी, बहू तो हमें जरूरी खर्चों के लिए भी पैसे नहीं देती है। पेंशन के सारे पैसे अपने पास रख लेती है, गिन गिन कर पैसे देती हैं। ऐसे हालात तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। अगर जरा से पैसे हाथ से ज़्यादा खर्च हो जाए तो बहू लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाती है। बेटा भी उसे के रंग में रंग गया है, बस अपने पति के इशारों में नाचता है। यह भी नहीं देखता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। अपने ही घर में हम इतने मजबूर कभी ना थे जो आज हो गए हैं। कल ही मीरा का फोन आया था, कह रही थी भैया को भेज देना, शादी ब्याह के बहुत सारे काम होते हैं। नंदोई जी तो अपनी नौकरी पर हैं, इतनी जल्दी उन्हें इतने सारे दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी। उनके घर शादी ब्याह में सारा काम धाम अब आपने ही देखा है, तो इस बार भी वह आपको ही बुला रही है। शादी के कार्ड भी छपने हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो आपके साथ ही करने हैं। जयप्रकाश जी कहते हैं कि शोभा, पिछली बार तो मैं नौकरी करता था और नौकरी के एक अच्छी खासी रकम हमारे हाथ में आती थी, जिसकी वजह से मैं दिल खोल कर अपनी बहन के इधर शादी में खर्च कर पाया हूँ। इस बार किस मुंह से अपनी बहन के घर जाऊं, क्योंकि जेब में एक पैसा नहीं है। कहीं अगर कुछ पैसे लेने देने की जरूरत पड़ गई तो कहाँ से दूंगा? मेरी तो बहन के घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो जी? नहीं गए तो मीरा दीदी को बहुत बुरा लगेगा।
एक काम कीजिए, आज शाम को ही बेटे से पैसों के बारे में बात कर लेना। जब बेटा काम से आएगा तब तुम कुछ पैसे मांग लेना। शोभा जी और जयप्रकाश जी यह सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तब तक उनकी बहू रानी अपने कमरे से दंदनाती हुई आती हैं और सास पर चिल्लाते हुए कहती हैं, देख रही हूँ पूरे घंटे भर से दोनों बूढ़े बुढ़ियां लैला मजनू की तरह बैठे बैठे हंसी ठिठोली कर रहे हो। पता नहीं ऐसी क्या बातें करते हैं कि बातें ही खत्म नहीं होती हैं। उठो उधर से, अब रसोई में जाकर कुछ काम धाम देखो। 5 बज गए हैं, अभी तक चाय नहीं बनाई है। मैं जब सोकर उठती हूँ तो चाय पीने की आदत है और तुम हो कि बस दिन भर बड़बड़ करती रहती हो। पक्का मेरी ही बुराइयां कर रही होगी। बहुत मजा आ रहा होगा और तुम्हारे पास है ही क्या बात करने के लिए। आने दो तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी सारी नौटंकी बताऊंगी कि दिन भर बैठी बैठी बातें करती रहती हो, बहू की कड़वी बातें। सुनकर बेचारी शोभा जी उठकर रसोई में चली गईं और चाय बनाने लगी। दूध का पतीला खोल कर देखा तो उसमें दूध तो था ही नहीं। शोभा जी जल्दी से दूध का डिब्बा लाती हैं और अपने पति को पकड़ाते हुए कहती हैं कि जल्दी से पड़ोस से दूध ले आओ, सुबह वाला दूध खत्म हो गया है। बातों में पता ही नहीं चला कि दूध लाने का समय हो गया है। जल्दी से निकल जाओ, कहीं बहू ना देख ले, नहीं तो वह और भी दहाड़ेगी। बहू अपने कमरे में बैठी बैठी फोन से बतिया रही है। थोड़ी देर बाद उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग साथ में हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर जयप्रकाश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा वह कुछ पैसों की जरूरत है अभी तुम्हारे खर्चे के लिए। पिछले महीने ही तो हमने 500 रुपये दिए थे, खर्च कर लिए क्या? अभी तो 10 तारीख भी नहीं निकली है। 15 दिन के लिए 500 रुपये देते हैं, कम पड़ जाते हैं क्या खर्चे में? खर्च ही क्या है तुम्हारे? अपने पति को सासू माँ पर भड़कते हुए देखकर मौके का फायदा उठाकर रेनू भी कहती है, सही कह रहे हो तुम, पूरा दिन दोनों बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। लगता है खर्च बढ़ाने की बातें ही करते हैं। और तो और तुम्हारी माँ घर के काम धाम में भी बहुत आलसी होती जा रही हैं। देख नहीं रहे हो वजन बढ़ गया है, कितनी मोटी हो गई हैं। यही हाल रहा तो किसी दिन खटिया पकड़ लेंगी और फिर करते रहना इनकी सेवा। माँ, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? आप घर के काम धाम में भी लपेट करती हो, जी चुराने लगी हो। बेचारी रेनू पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है। थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या घट जाएगा? इतने सारे लोगों की रोटियां बनाने में बेचारी रेनू की हालत खराब हो जाती है। जयप्रकाश जी ने पैसों की बात किया कि बेटे बहू तो ऐसे जहर उगड़ने लगे कि फिर उन्होंने छुपाई साध ली। शोभा जी हिम्मत करके कहती भी हैं कि बेटा मैं बहू के साथ सारा काम करती हूँ, तुम पूरा दिन ऑफिस में रहते हो इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, तुम तो सच की पुजारिन हो। इतना कहकर रेनू बात को पलट देती है और कहती है, रात के खाने की तैयारी करनी है, जाकर सब्जी काट दो और आटा लगा दो। शोभा जी को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कहती। एक दिन शोभा जी के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। जयप्रकाश जी ने आम की चटनी की फरमाइश की थी तो उन्होंने मिक्सी में आम डालकर जैसे ही मशीन चलाया, मिक्सी की आवाज सुनकर उनकी बहू रेनू अपने कमरे से भागते हुए आई और तुरंत मिक्सी को स्विच ऑफ कर दिया और शोभा जी पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मायके की दी हुई सामान को हाथ लगाने की?
सारी उम्र सिलबट्टे पर मसाला चटनी पीसती आई हो, फिर उसी पर पीसो। शोभा जी कहती हैं, बहू मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने मशीन में पीसा। अब तो आधा पीस चुकी हूँ, वो सब मैं नहीं जानती। खबरदार, जो कभी मेरे मायके के दिए सामानों को तुमने छुआ तो। मिक्सी से आधी पीसी हुई मसालों को निकाल कर बाहर कर अपने कमरे में टीवी देखने वापस चली गई। रेनू बहू की बात सुनकर शोभा जी अचंभित रह गई। किचन में खड़ी हुई आधे पिसे हुए मसालों को देखते हुए बहू के दुर्व्यवहार को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहू से बहुत कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन बहू के आगे जुबान खोल नहीं पाती। शोभा जी अपमान का जहर पीकर रह गईं। दूसरे दिन शोभा जी के पास उनकी ननद का फिर से फोन आता है और कहती हैं, आज शाम तक भैया को भेज देना भाभी, शादी की शॉपिंग करने जाना है। भैया को इन सारी चीजों की बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत सारे लोगों से उनकी जान पहचान भी है। फोन रखने के बाद शोभा जी अपने पति से कहती हैं, मुझे बहू बेटे का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्या कोई अपने बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उनके ही सारे पैसे लेकर उन्हें ही एक एक पैसे के लिए मोहताज करना कहाँ का न्याय है? भले ही आप कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे हम अपने ही घर में शांति सुकून से रह सकें। घर में नौकरानी की तरह काम करने के बाद भी बहू बेटे किटकिट करते रहते हैं। अरे क्या अब हम अपने ही घर में एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते? बहू को अब उसमें भी तकलीफ होती है। खुद तो छुट्टी वाले दिन 12 बजे तक सोकर उठती हैं, तब मैं कभी कुछ नहीं कहती हूँ। अरे इतना नाराज होना? शोभा जी मेरा एक पुराना और खास दोस्त है, उसी से पैसे उधार ले लूंगा। शोभा जी अपनी ननद का फोन ठीक से नहीं काट पाती हैं और मीरा जी अपने भाई भाभी की सारी बातों को सुन लेती हैं। थोड़ी देर में वह फोन काट कर वापस से फोन लगाती हैं। आंखों में आंसू लिए कहती हैं, भाभी आप लोग इतना कुछ सह रहे हैं और हमें कभी कुछ नहीं बताया। भाभी आप सिर्फ भैया को भेज दो, पैसे लाने की जरूरत नहीं है। आपके नंदोई नौकरी करते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। वह तो भैया बड़े हैं और हमेशा मैंने उनसे ही सारा काम शादियों में पूछ पूछ कर किया है, तो आज भी भैया आगे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में कोई बड़ा है। आपको तो पता है मेरे सास ससुर भी नहीं है, बड़े भाई को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मीरा की बातें सुनकर शोभा जी की आंखों में आंसू आ गए। शोभा जी ने अपने पास कुछ पैसे बचाकर रखे थे, वह सारे पैसे निकालकर अपने पति को दे देती हैं और कहती हैं, अभी आप 2 दिन के लिए ननद मीरा के घर चले जाओ, उनके सारे काम करवा दो, वापस आओ, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ शोभा तुम सही कह रही हो, अब बेटे की अब नौकरी लग गई है तो अब उसे हमारी पेंशन के पैसे नहीं लेने चाहिए, हमारे भी बुढ़ापे पर कुछ खर्च होते हैं। अच्छा नहीं लगता है अपने ही पैसे बहू बेटे के आगे हाथ फैलाकर मांगने में। 2 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से हमें अपनी पेंशन बेटे बहू के हाथ में देनी पड़ी थी। शोभा जी कहती हैं, मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। बहू को अपने मायके शादी में जाना था, पूरे 20,000 की मांग रखी थी शॉपिंग करने के लिए। बेटा पैसे कमाता होता तब तो समझ में आता कि बहू कितने भी पैसे अपने ऊपर खर्च करे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कभी बहू यह नहीं समझती कि इकलौते ससुर की पेंशन ही घर में आती है। 4 लोगों के खाने पीने का खर्चा
लाइट का बिल, राशन, इतना सब कुछ एक पेंशन के बल पर ही चलता है। उस पर भी बहू को 20,000 मायके में खर्च करने के लिए चाहिए थे, कहाँ से आते इतने सारे पैसे। जब मैंने बहू को समझाने की कोशिश की कि बहू, तुम्हारे ससुर जी की टोटल पेंशन की 25,000 रुपये ही मिलते हैं, अब 25,000 में 20,000 हम तुम्हें कहाँ से देंगे, और अगर चलो इकट्ठे करके सारे पैसे दे भी दिए तो अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। बेटे के पास भी अभी कोई नौकरी नहीं है, अपनी बेटी की नौकरी ना होने का ताना मुझे मत दिया करो। अब तुम्हारा बेटा नौकरी नहीं करता तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम लोगों को तो पेंशन मिलती है, अगर बेटा नहीं कमाए तो क्या है, क्या मैं अपनी फरमाइश का गला घोटूंगी। आप लोगों को मेरी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बहुत से घरों में माता पिता अपने 4-4 बच्चों को पालते हैं, तुम अपने एक बेटे बहू को नहीं पाल रहे हो। तुम लोगों के घर के खर्च नहीं चलाए जाते तो ऐसा करो, पेंशन के सारे पैसे मुझे दिया करो। देखना 25,000 में कितना अच्छे से खर्च चलाती हूँ। तुम लोग तो इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी कहते रहते हो कि खर्च हो जाते हैं। थोड़े बहुत पैसे बचाने भी पड़ते हैं। कभी हमारी बीमारी में जरूरत पड़ गई तो किससे पैसे मांगने जाएंगे, इसलिए थोड़े बहुत पैसे बचा कर भी रखते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम सारे पैसे खर्च में ही उड़ाते हैं, जितने की जरूरत है उतने हम खर्च कर देते हैं। माँ जी, तुमसे हिसाब किताब नहीं होता। एक काम करो, पेंशन के पैसे मुझे दे दो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। देखना मैं कितने अच्छे से घर के खर्च चलाती हूँ। बेटा भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, माँ रेनू सही कह रही है, आप रेनू को पेंशन के पैसे दे दिया करो तो घर में शांति भी रहेगी और सारे खर्च अच्छे से चलते रहेंगे। और मैंने भी अपनी नौकरी के लिए कई जगह आवेदन किया है, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर तो घर में खर्च की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से बेटे बहू ने जोर देकर पेंशन के सारे पैसे अपने पास लेने लगे। बहू 2 महीने भी पेंशन के पैसे से खर्च नहीं चला पाई थी कि भगवान की दया से बेटे की नौकरी लग गई। तब अच्छे खासे पैसे बेटी को भी मिलने लगे। बेटी की नौकरी कुछ 6 महीने हो गए। हमने सोचा था जैसे ही बेटी की नौकरी लगेगी तो वह हमारे पेंशन के पैसे हमें वापस दे देगा, लेकिन यह क्या, उसने तो हमारे पैसे देने के नाम ही नहीं लिए, पेंशन के सारे पैसे खुद ही निकाल लाता। एक दिन मैंने बेटे बहू से कहा भी कि बेटा अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, हमारे पेंशन के पैसे हमें दे दिया करो, हमें भी पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो बेटा तपाक से बोला, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पेंशन के पैसे से ही घर का खर्च चलता है, घर का राशन पानी आता है। हाँ, अब हम लोग तुम्हारे पास रहेंगे तो इतना तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, अपने पास रख कर हम लोगों का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। बहू बोली, नहीं तो किसी भी दूसरे शहर में जाकर अलग रह सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों के बुढ़ापे को देख कर ही तुम दोनों के पास रह रही हूँ। शोभा जी बहुत अच्छे से समझाती थी कि तुम हम दोनों के पास हमारी देखभाल या हमारे बुढ़ापे के लिए नहीं रह रही हो, बल्कि हमारे साथ रहने पर तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारे सारे पैसे बचते हैं, हमारे पैसों से सारा खर्च चलता है, इसलिए हमारे पास रहती हूँ। अगर तुम्हारा हमारे पास रहने से कुछ फायदा ना होता तो पहले ही इस घर को छोड़कर निकल जाती। शोभा जी कहती हैं, बहू खर्च की बात नहीं है, कुछ पैसे हमें भी खर्च करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत होगी तो हम तुम्हें महीने के 1,000 रुपये दे दिया करेंगे, पर इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी है
तो यह मत सोचना कि हम तुम्हें तुम्हारे पेंशन के पैसे वापस दे देंगे। हमें अपने भविष्य के लिए भी पैसे जोड़ कर रखने हैं, और इस तरह से बहू ने हमारे पेंशन के पैसे हमें ही देने से इनकार कर दिया। और अब तो बहू बेटे हमें एक एक पैसे के लिए तरसाने लगे। जब भी हम खर्च की बात करते या अपने ही बहू बेटों से अपने ही पैसे मांगने की बात करते, वह हम पर गुर्राते कि तुम्हें बुढ़ापे पर पैसों का क्या करना, इस घर की सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो पैसों का सारा हिसाब किताब भी हम ही देखेंगे। तुम आराम से घर में रहकर 2 वक्त की रोटी तोड़ो और हमें शांति से जीने दो। हम हाथ मलते रह जाते। शोभा जी कहती हैं, ओहो, मैं भी आपसे बातें करने बैठ गई, आपने जाने में देर कर दी। अब आप बहन के घर जाइए, जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। कुछ दिनों में जयप्रकाश जी अपने बहन के घर से वापस आ गए। आज महीने की 30 तारीख है और शादी में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। 2 दिन बाद बेटा बैंक जाता है और अपने पिता के पेंशन के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्या, पिताजी के अकाउंट से पैसे निकलते ही नहीं। वह 2-3 बार कोशिश करता है। परेशान होकर बैंक के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मैं हर महीने इस अकाउंट से 25,000 रुपये पेंशन के पैसे निकालने आता था, लेकिन इस बार पैसे नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। एक बार आप चेक करके बताएंगे क्या? बैंक का मैनेजर सारी डिटेल को चेक करने लगता है और 10 मिनट बाद आकर कहता है, इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है। कल ही इस अकाउंट में जिसकी पेंशन आई थी वही व्यक्ति इसको आकर के बंद कर गया है और अपना दूसरा अकाउंट खुलवा कर गया है। अब पेंशन के सारे पैसे उसी अकाउंट में हैं, आएंगे, और मैं आपको उनकी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर बेटा आग बबूला हो जाता है। घर आते ही अपने माता पिता से झल्लाते हुए कहता है, पिताजी, कल तुम बैंक गए थे, क्या जरूरत थी अलग से अकाउंट खुलवाने की? मैं जाता था बैंक से पैसे निकाल लाता था, फिर तुम्हें अलग से अकाउंट खुलवाने की क्या जरूरत पड़ गई? जिस अकाउंट से पैसे आते थे उसे बंद करवा दिया। बेटा, जरूरत थी तभी खुलवाया है। अब से मैं तुम्हें अपने पेंशन के पैसे नहीं दूंगा। रही बात घर के खर्च की, तो 10,000 रुपये मैं घर खर्च के लिए देता रहूंगा। राशन पानी और लाइट का बिल मैं दूंगा और घर के कुछ खर्चे तुम्हें चलाने पड़ेंगे। यह घर तुम्हारा भी है, तुम भी इस घर में रहते हो। अपनी पेंशन होते हुए भी साल भर से हम दोनों पति पत्नी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। तुम लोगों को जरा सी भी तरस नहीं आती है। अपने खर्चे तो खूब करते हो, घूमने फिरने जाते हो, पार्टियां करते हो, तब तुम्हें पैसे बचाने की नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग जरा सा कुछ खर्च कर ले, महीने के 1,000 रुपये देते हो, उनको भी खर्च कर ले तो तुम्हें आफत आ जाती है। वाह पिताजी, ऐसे भी कहीं होता है? चिल्लाती हुई रेनू कहती है, अगर इस घर में सब कुछ अलग अलग ही होना है तो फिर ऐसा करिए, आप लोग भी इस घर से निकल जाइए और अपना अलग चूल्हा चौका भी बसा लीजिए। हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है, हम अपना सारा खर्चा देख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? आज शोभा जी अपनी बहू की बातों को सुनकर चुप नहीं रही। कहती हैं, बहू, हमें बाहर निकाल कर चूल्हा चौका अलग करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम भूल रही हो कि जिस घर में रह रही हो यह घर भी हमारा ही है, हमने ही बनवाया है, तुम्हारे बाप दादा का नहीं है। अगर तुम्हें चूल्हा अलग करने का इतना ही शौक है तो तुम इस घर से निकल जाओ, कहीं भी किराए से घर लेकर रहने लगो।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम मुझे हमेशा धमकी देती हो कि मेरी पति की नौकरी लग गई है, मैं किसी भी शहर में जाकर आराम से रह सकती हूँ। तुम दोनों बुढ़ों की वजह से इधर सड़ रही हूँ, तो अब मैं ही तुम्हें कह रही हूँ, मेरी फिक्र मत करो, निकल जाओ इधर से। जहाँ तुम्हारा मन करे उधर जाकर रहो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम लोग भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना। पैक करो अपना सारा सामान और निकल जाओ इस घर से। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शोभा जी ने बोलना शुरू किया तो चुप ही नहीं हुई। शोभा जी की बात सुनकर बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिन में तारे नजर आ गए। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके सास ससुर कभी ऐसा भी दिन दिखा सकते हैं। बहू बेटे दोनों की बोलती बंद हो गई। पहले तो हाथ से सास ससुर की पेंशन चली गई और दूसरा उन दोनों ने हमें घर से निकालने के लिए भी कह दिया। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि दोनों ही यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर इस घर को छोड़कर गए तो उन्हें अलग से घर लेना पड़ेगा, जिसका उन्हें किराया देना पड़ेगा, लाइट का बिल देना पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा भी सारा खुद ही करना पड़ेगा। इधर तो हम अपने माता पिता के सारे पैसों पर ऐश करते हैं और अपने पैसे बचा लेते हैं, लेकिन अगर घर से अलग रहेंगे तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। बहू बेटे के चेहरे को देखकर दोनों को समझ में आ जाता है कि आज के बाद दोनों हमें तंग नहीं करेंगे। जयप्रकाश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, बैंक से पेंशन के पैसे निकालने जा रहा हूं, तब तक तुम तैयार रहना। आज ही हम अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। आज बहू बेटी उन्हें नहीं रोक पाते हैं। जयप्रकाश जी और शोभा जी शादी की सारी शॉपिंग करके लौटते हैं और अपने बेटे बहू से कहते हैं, आज तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी है, हम दोनों जा रहे हैं शादी में। तब तक तुम लोग सोच लो क्या करना है। फिर जैसे ही शोभा जी अपने कमरे से खूब महंगी बनारसी साड़ी पहनकर निकलती हैं, तो रेनू उन्हें देखते ही ताने कसने लगती हैं कि बुढ़ापे में बनारसी साड़ी पहनकर घूमने जा रही हूँ। तभी शोभा जी कहती हैं, बहू तेरे बाप ने नहीं दिए हैं मुझे ये साड़ी, भूल कर भी मेरी सास बनने की कोशिश मत करना, और जो फरमान तुम्हारे ससुर जी ने सुनाया है उसके बारे में सोचें। जयशंकर प्रसाद जी, जयप्रकाश जी और शोभा जी बन ठन कर शादी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और पीछे दोनों बेटे बहू को जैसे सांप सूंघ जाता है, पापा के फैसले से बौखला जाते हैं। अगर दोस्तों आप हम बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर ज्यादा बंधन लगाएंगे, बात बात पर उनके खर्चे के लिए उंगली उठाएंगे, उनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, तो उनके लिए ऐसे कठोर निर्णय लेना भी जरूरी हो जाता है। कब तक हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों से दब कर रहेंगे, सब कुछ अपना देकर भी उनसे सुनते रहेंगे। एक एक पैसे के लिए मोहताज रहने से तो अच्छा है अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें और स्वाभिमान के साथ अपना बुढ़ापा काटें। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।